बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, गुड्स इवैल्यूएटर एफबीआर के लिए जो पोस्ट आई हुई हैं, आईबीए कराची का एप्टीट्यूड टेस्ट आज हम सॉल्व करते हैं, जो कि पार्ट 1 है आपके रिटन टेस्ट का। पार्ट 2 में आपका आएगा जो फील्ड से रिलेटेड है। तो इसको पार्ट 1 को अभी हम करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्विज़ आपके लिए बनाया है। तो चलिए विदाउट किसी डिले के आपको इस क्विज़ की तरफ लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक पैसेज है, 15 क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन जो है उसमें से। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो ये पैसेज सबसे पहले आप पढ़ें, फिर इसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कोशिश करेंगे इसको हल करने की। पैसेज कह रहा है, द फेडरल पब्लिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्लेज अ वाइटल रोल इन पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बाय एंश्योरिंग कंप्लायंस विद टैक्सेशन लॉज एंड फैसिलिटेटिंग लेजिटिमेट ट्रेड। यानी कह रहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें, और इसका किस तरह से करता है, बाय इंश्योरिंग कंप्लाइंस विद टैक्सेशन लॉज। जो भी कानून है टैक्स के, उससे ये कंप्लाइंस करता है लोग, ताकि उसको माने और उस पर अमल करें, तो उसको इन्फोर्स कराता है। यानी ये टैक्स वगैरह इकट्ठे करता है लोगों से। एंड फैसिलिटेटिंग लेजिटिमेट ट्रेड, और जो भी तिजारत हो रही है उसको ये फैसिलिटेट करता है, उसमें जो भी मुश्किलात होती हैं ताजरों को, उनको हल करने की कोशिश करता है। कस्टम ऑफिशल्स particularly goods evaluator are responsible for assessing imported and exported goods। कस्टम ऑफिशियल कह रहा है, जो कस्टम एहलकार होते हैं, ख़ास तौर पर गुड्स इवैल्यूएटर। आपको पता है गुड्स इवैल्यूएटर जो है वो कस्टम्स में ये जॉब है, एफबीआर के अंडर में तो है, लेकिन कस्टम डिवीज़न जो है उसकी ये जॉब है। और इनका काम ये है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मुल्क में दरामद और बरामद हो रही हैं चीज़ें, उनको ये असेस करता है, देखता है, प्रिवेंटिंग रेवेन्यू लीकेज, और फिर ताकि उसमें से कोई रेवेन्यू जो है वो अंडर द टेबल ना जाए या चीज़ें जो है वो स्मगल ना हो। एंड इंश्योरिंग एडहेरेंस टू कस्टम रेगुलेशंस, ताकि जो कस्टम के कवानीन हैं, जो भी मुल्क में चीज़ आती है या जो मुल्क से बाहर जाती है, उसमें प्रॉपर टैक्स उसके ऊपर लगाकर फिर उसको जो है वो आगे जाने दिया जाए, कोई भी चीज़ जो है गवर्नमेंट की आंखों के अलावा ना हो। विद इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वर्ल्ड वाइड आर अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। कह रहा है कि जैसे दुनिया जो है एक दूसरे के साथ मिल रही है, ग्लोबल विलेज बन रही है, दुनिया आपस में कनेक्ट हो गई है, तो जो कस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन है, कस्टम एहलकार जो हैं, वो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है, यानी उनकी जो वर्किंग है, वो अच्छी हो सके और उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, यानी उसमें शफाफियत आए। ठीक है जी, ताकि उससे किसी को एतराज़ भी ना हो, किसी की हक तलफी भी ना हो, और गवर्नमेंट को भी उससे नुकसान ना हो। तो ये एक पैसेज था, ये मैंने आपको बताया। ये आईबीए हमेशा इसी तरह के पैसेज आपको देगा, वो कोई ऐसे नहीं जर्नल रिक्रूटमेंट के हिसाब से नहीं देता, जिस तरह से दूसरी जगहों पे आपने देखा होगा कि किसी इंग्लिश की बुक में से निकाल लिया या कैसे। अभी पिछले दिनों सिंध रेवेन्यू बोर्ड में पब्लिक लाइजन ऑफिसर का टेस्ट हुआ था, उसमें भी जो है उन्होंने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो होता है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से ही क्वेश्चन पैराग्राफ दिया था। यानी जो लेजन ऑफिसर है वो क्या करता है, उसका काम होता है कम्युनिकेट करना है पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान में, वो एक ब्रिज होता है, उसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ था। तो ये भी मैंने पैराग्राफ इसी तरह का निकाला है, जो आपकी जो है वो गुड्स इवैल्यूएटर की जॉब के साथ मिलता जुलता हो, ताकि आपको वहाँ जाके कोई नई चीज़ ना देखने को मिले। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। अभी इसके जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ गुड्स इवैल्यूएटर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से गुड्स इवैल्यूएटर की जो बुनियादी जिम्मेदारी है, बुनियादी जो काम है, वो कौन सा है। तो आपने अभी देखा पढ़ा कि इसमें देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से। असेसिंग इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स, कलेक्टिंग इनकम टैक्स, ऑडिटिंग कंपनीज, इशूइंग ट्रेड लाइसेंस। अब आपको पता होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें, उनकी असेसमेंट करता है। तो आप ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अभी हम नेक्स्ट को प्रेस करेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। सॉरी,
द वर्ड फैसिलिटेटिंग इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, फैसिलिटेटिंग जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है इस पैसेज में, इसका मतलब क्या है? ए में कह रहा है रेस्ट्रिक्टिंग, रेस्ट्रिक्टिंग का मतलब होता है किसी को रोकना। बी में है डिलेइंग, डिलेइंग का मतलब होता है कि किसी को थोड़ा सा टाइम देना, अभी चीज़ को फ़िलहाल रोक कर थोड़ा सा और उसका टाइम गुजारना, मनसूख करना कह सकते हैं, या चीज़ को थोड़ा लेट करना। असिस्टिंग का मतलब है कि उसमें किसी की मुआवनत करना, हेल्प करना। चौथा है मॉनिटरिंग, कि उसकी मॉनिटरिंग करना, ऊपर उसके आँख रखना। तो फैसिलिटेट करना कहते हैं गुड्स वैल्यूएटर का, एफबीआर जो है वो उसका काम है, फैसिलिटेट करता है ट्रेड को। तो मेरे ख्याल में दूसरे का सी ऑप्शन सही होगा, असिस्टिंग। तो चलते हैं देखते हैं। बिल्कुल जी, दूसरे का सी ऑप्शन ही सही है, असिस्टिंग इसका मतलब है फैसिलिटेटिंग का। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? पहले में कह रहा है कस्टम ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरी पॉलिसी, कस्टम ऑफिशियल मॉनिटरी पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है जी। दूसरा में देखें, आपने पैसेज के साथ स्ट्रिक्ट रहना है, ओवरऑल नहीं देखना कि हाँ ये तो ये भी करता है। जो पैसेज पढ़ा आपने उसमें से सवाल हैं ये, उसके साथ आपने स्टिक करना है। मिसाल के तौर पे इनका काम तो नहीं है ये, लेकिन अगर पैसेज कह देता है कि वो मॉनिटरी पॉलिसी में भी हेल्प करते हैं तो आपने ओके करना है, समझे आप। इस पैसेज से बाहर नहीं जाना आपने और क्लियरली मैं आपको बताऊं कि आपने अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करनी बहुत ज़्यादा, कि नहीं भी पैसेज में तो गलत लिखा है या सही लिखा है, जैसे भी पैसेज में जो लिखा है वो ठीक है, वो आपने करना है। बी में है गुड्स वैल्यूएटर ओनली इंस्पेक्ट एक्सपोर्ट, वो सिर्फ एक्सपोर्ट को देखते हैं। तीसरी, टेक्नोलॉजी इज़ इम्प्रूविंग कस्टम एफिशिएंसी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो कस्टम वालों की एफिशिएंसी यानी उनकी जो वर्किंग है उसको बढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जी, ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिड्यूस्ड ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन ने यानी जो कनेक्टिविटी हुई है पूरी दुनिया में उसने ट्रेड को कम किया है। तो ये तो कम तो नहीं कर सकता, और गुड्स वैल्यूएटर सिर्फ एक्सपोर्ट को नहीं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को करता है। फिर पहले में है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ना ही इस चीज़ का कोई जिक्र है, तो सी ऑप्शन जो बचता है वो आखिर में सही लग रहा है, ये कि टेक्नोलॉजी कस्टम एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, बिल्कुल जी। चौथे में है द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज़, अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए ये भी आपको मिल जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस दे दें तो आपको ये मैं पीडीएफ भी भेज दूँगा। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज़, ये जो पूरा पैसेज आपने पढ़ा इसका मेन आइडिया क्या है? हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, टैक्सेशन की हिस्ट्री। बी में है फंक्शंस ऑफ एफबीआर एंड गुड्स वैल्यूएटर। तीसरे में है इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। चौथे में है इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आप बताएं कि कौन सा इसमें हो सकता है? मैं 5 सेकेंड आपका वेट करता हूँ। फंक्शंस ऑफ एफबीआर एंड गुड्स वैल्यूएटर, चौथे का बी ऑप्शन सही है। पांचवा है रेवेन्यू लीकेज रिफर्स टू, रेवेन्यू लीकेज का मतलब क्या है? यानी जो रेवेन्यू है, ये जो पैसा है वो कहाँ, लीकेज का क्या मतलब है? गवर्नमेंट बोरोइंग यानी गवर्नमेंट पैसे उधार ले रही है। बी में है लॉस ऑफ पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू, यानी जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स से जो पैसे जमा होते हैं उसका नुकसान। सी में है एक्सपोर्ट सब्सिडी, यानी एक्सपोर्ट पे जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है यानी गवर्नमेंट कुछ मुआवनत करती है वो, या करेंसी डेप्रिसिएशन। तो पाँचवें का मेरे ख्याल में बी ऑप्शन सही है कि जो पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है उसका मकसद, वो उसका काम है, गुड्स वैल्यूएटर का काम उसको रोकना, ठीक है, कि लोग इस पर टैक्स दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। ये देखें सही है। छठे का है चूज़ द सिनोनिम्स ऑफ मेटिकुलस। अब ये 5 सवाल थे इस पैराग्राफ में से, ठीक है। ये आपका जो है वो इंग्लिश का, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का सेशन चल रहा है, सेक्शन चल रहा है, तो उसको करते हैं। चूज़ द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस, मेटिकुलस का जो सिमिलर वर्ड है, सेम मायने वाले अल्फाज, वो आपने देखना है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 है, इसमें देखते हैं कि मेटिकुलस का क्या मतलब है। केयरलेस इसका मतलब है, थोरो है, या वीक है, या फ्लेक्सिबल है। मेटिकुलस का मतलब होता है केयरलेस तो बिल्कुल नहीं, यानी जो लापरवाह वो नहीं है इसका मतलब। ये होता है संजीदा, जो है वो बंदे को कहते हैं मेटिकुलस, ठीक है, जो अपने काम में बहुत ज़्यादा केयर करता है, ठीक है, और अपने काम में बहुत ज़्यादा
वो महारत से काम करता है, चीज़ों को बहुत बारीकी में करता है, ठीक है। तो संजीदा अल्फाज इसका सही है, वीक भी नहीं होगा, फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल नहीं। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि जो उसमें ऊंची नीच को बर्दाश्त कर ले या उसमें थोड़ी सी लचक हो, नहीं। तो थॉरो का मतलब होता है जो बिल्कुल एक्सट्रीम केयर करता है चीज़ों की, उसको बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं। चूज़ द एंटोनाइम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनाइम, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं जो बिल्कुल शफाफ होता है, साफ होता है, शीशे की तरह होता है, उसको बोलते हैं। तो पहला है क्लियर, ये बिल्कुल इसकी ये तो सेम मीनिंग है लेकिन हमें अपोजिट मीनिंग चाहिए। क्लियर का मतलब भी बिल्कुल साफ, ऑनेस्ट का मतलब भी बिल्कुल साफ या ईमानदार। डी ऑप्शन देखें विजिबल, विजिबल का मतलब भी जिससे आर पार हम देख सकें, शीशे में से आर पार हम देख सकते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये तीन देखें अल्फाज एक ही जैसे हैं, तो चौथे अल्फाज अगर ओपेक की किसी को मीनिंग नहीं भी आती तो भी आप उस पर टिक कर सकते हैं। आप तीन बाकी ऑप्शन देखें, चौथे पर टिक कर दें। अगर वो तीनों ऑप्शन अलग हैं तो चौथा यानी इसका आंसर होगा। आपको समझ में आई? तीन अगर ट्रांसपेरेंट की मीनिंग आपको लग रही हैं, चौथा अगर ऑप्शन देखें तो वो इसका अपोजिट ही होगा ज़रूर। ये देखें ओपेक। आठवां सवाल है, ही वॉज रिप्रीमेंडेड फॉर हिज डेश कंडक्ट। उसको जो है वो सज़ा दी गई या उसको सबक सिखाया गया उसके किस कंडक्ट की वजह से, उसके किस काम की वजह से, यानी ज़रूर उसने कोई गलत काम किया होगा उसकी वजह से उसको सबक सिखाया गया। तो ए में एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब बहुत ही आला कोई काम किया हो, ठीक है, जिससे एजाज़ कोई मिले। बी में है डेलीजेंट, ठीक है, और सी में है नेग्लिजेंट, चौथे में है प्रूडेंट, ठीक है। तो अभी 5 सेकंड में आप इसका जवाब दें। एग्जाम्पलरी का मतलब भी बहुत अच्छा होता है, डेलीजेंट का मतलब भी बहुत ही जो है वो स्टीडी या परसिस्टेंट, वो जो थॉरो था ना पिछले उसमें, वो इसका मीनिंग यही है, ठीक है, मेटिकुलस। तीसरे में है नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब है उसने कोई सुस्ती की उसमें, ठीक है। तो डी ऑप्शन में प्रूडेंट का मतलब तो होता ही बहुत ज़बरदस्त या जिसमें कोई गुंजाइश बाकी ना हो, ठीक है। और सी ऑप्शन इसका जो है ये सही है, नेग्लिजेंट। नौवें में सिलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जिसमें कि पंक्चुएशन सही हो, यानी जिसमें कॉमा वगैरह या इन्वर्टेड कॉमा या कैपिटलाइजेशन की कोई गलती ना हो, वो कौन सा जुमला है जी। इसमें एक जुमला सही होगा, तीन जुमले गलत होंगे। पाकिस्तान इकॉनमी डैश डिपेंड्स ऑन टैक्सेशन। पाकिस्तान की इकॉनमी, इकॉनमी के बाद जो कॉमा आया है ये इसका कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा। कॉमा हमेशा चीज़ों को दो से या दो से ज़्यादा चीज़ों को सेपरेट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी अगर देखें, पाकिस्तान इकॉनमी डिपेंड्स हैविली ऑन टैक्सेशन, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। तीसरे में देखें, पाकिस्तान इकॉनमी डिपेंड्स, अभी डिपेंड्स के बाद कॉमा आ गया है। डी में डिपेंड्स हैविली ऑन टैक्सेशन, यानी इसमें कोई भी ऐसा जुमला नहीं है जिसमें कॉमा दिया जाए, ठीक है। तो चीज़ों को सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। 10वां है कि जो बिल्कुल सही सेंटेंस हो उसको चूज़ करें आप। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है, नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट। अब देखें, नीदर नॉर हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेते हैं वर्ब, ठीक है। नीदर नॉर के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट, लेकिन सही तो लग रहा है, लेकिन देखें नीदर अली सिंगुलर है लेकिन उसके दोस्त जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वाज तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, ये देखें फ्रेंड्स के साथ वर कुछ ठीक लग रहा है। सी में कह रहा है कि नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स इज़ प्रेजेंट। चौथे में है नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स बी प्रेजेंट, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि नीदर और नॉर के साथ हमेशा सिंगुलर ही लगेगा, तो इसमें देखें दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स, यानी ए और सी दोनों में इज़ और वाज है, ये दोनों सिंगुलर हैं, तो दोनों तो सही नहीं हो सकते, एक कोई सही होगा। तो बी ऑप्शन को आप सही करेंगे, नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, ठीक है। और फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ आपने वर लगाया, करेक्ट है ये।